बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। इसमें हम बात करेंगे आपकी सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है नागरिकता। इंग्लिश में कहें बच्चों तो सिटीजनशिप। ठीक है बच्चों, तो आज के इस एपिसोड में हम इस चैप्टर से संबंधित आपका जो टर्म 2 कह सकते हो, एनुअल कह सकते हो, या फिर जो आपका फाइनल का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, इसके लिए नागरिकता के चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके निकल सकते हैं उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, ये वे क्वेश्चन है बच्चों नागरिकता वाले चैप्टर के जो आपसे हर बार पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है जो ज्यादातर इस चैप्टर से आते ही आते हैं। उन सभी क्वेश्चन को एकदम इजी से इजी वे में समझाऊंगा। बस आपने करना क्या, आज का ये जो वीडियो एपिसोड है इसे आप कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे होने वाली है। ये तो हो गया हमारा आज का इंट्रोडक्शन, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो इंट्रो देना भी जरूरी होता है ताकि बच्चों को पता चल जाए कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ओके, अब शुरुआत होती है हमारे क्वेश्चन की। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है ये बनेगा 2 मार्क्स का, जिसमें आपको चैप्टर का जो नाम है उसी का मीनिंग समझाना है, अर्थ समझाना। क्या प्रश्न है कि भाई नागरिकता के अर्थ को विस्तार से समझो, कि नागरिकता का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये आपको समझना। जैसे मान लेते हैं वो टोटल अराउंड जो है वो अभी 195 प्लस कंट्रीज हैं। तो हम हर एक कंट्री का जो नागरिक होता है उसे जैसे मान लेते हैं भारत का तो भारतीय बोलते हैं, जापान का जापानी बोलते हैं, जर्मनी जर्मनी का है तो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अमेरिका का तो अमेरिकन बोलते हैं। तो ऐसे में ये जो नागरिकता है ये क्या दर्शाती है? बेसिकली नागरिकता जो है, इससे अभिप्राय हम ये कह सकते हैं कि किसी एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। अब यहाँ पे याद रखें, ये जो राजनीतिक समुदाय है ना, ये पता है किसे बताया गया? ये बताया गया किसी राष्ट्र को, यानी कि किसी देश को। तो किसी एक देश में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें पूर्ण और समान सदस्यता देना बिना किसी भेदभाव के। अब जैसे मान लेते हैं कि भारत में तकरीबन अभी के अराउंड 135 करोड़ की आबादी है, हम लगभग की बात करें तो 135 करोड़ ये जो लोग रहते हैं, इन सभी को इस नाते कि ये भारत में रहते हैं को समान सदस्यता दी गई है, जिसमें इनको कई सारे अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जैसे भारत का नागरिक है उसे भारतीय कहते हैं, जापान का है तो जापानी कहते हैं, जर्मनी का है तो जर्मन बोलते हैं, और जैसे अमेरिका है तो अमेरिकन बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें जाती हैं। इसीलिए ज्यादातर ये देखा जाता है कि नागरिकता जो है वो ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में दी जाती है। अब जैसे मान लेते हैं भारत का कोई एक नागरिक है, ठीक है। अब उस नागरिक को जब नागरिकता दी गई तो उसे नागरिकता मिलने के साथ अभिव्यक्ति का अधिकार मिल जाता है, अपनी बात को लोगों के सामने रखने का अधिकार, ठीक है। वोट देने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। साथ ही निर्वाचित होने का अधिकार एवं किसी भी धर्म को मानने का भी अधिकार मिल जाता है। आर्थिक विकास के लिए न्यूनतम मजदूरी का विकास अधिकार मिल जाता है, ठीक है। शिक्षा पाने का अधिकार भी मिल जाता है। तो ये सभी नागरिकता के अधिकार में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही किसी भी कंट्री के, फॉर एग्जांपल हमने भारत की बात की है, जैसे ही भारत के किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है, वैसे तो मिली हुई है तो अधिकार मिलेंगे। जैसे कोई विदेशी नागरिक बनता है तो उसे ये सभी अधिकार तुरंत मिलते हैं ना। तो ये चीज है। ओके, अब एक चीज आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का भाग नंबर 2, ठीक है ना, भारतीय संविधान का भाग नंबर है 2 और अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी एवं जो भी प्रावधान है नागरिकता के, वो अनुच्छेद 5 से 11 तक में ही है, भाग नंबर 2 में। याद रखें इस बात, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दी ताकि आप याद रखें। ओके, तो नागरिकता क्या है आप ये समझ गए, और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा पॉइंट। बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख सकते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। तो बाय सिटीजनशिप इज मीन, आप यहाँ से आप पढ़ो। एंड द सेकंड इज दैट कि पार्ट सेकंड आर्टिकल 5th to 11th, क्या बात यहाँ पे आती है, आप उसे यहाँ से जरूर पढ़िएगा। क्या बच्चों आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, और ये प्रश्न आप सभी को जहां तक है पता होगा। प्रश्न हमारा ये है बच्चों कि किसी एक देश के लिए, ठीक है ना, एक नागरिक और एक दूसरा विदेशी, एक होता है नागरिक, एक होता है विदेशी, तो इसमें क्या अंतर होता है? अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारी कंट्री है, कि भारत है, ठीक है ना। तो भारत के संबंध में इस कंट्री के लिए एक उसका जो नागरिक होगा, ठीक है ना, वो कैसा होगा, कैसे कैसे अधिकार मिलेंगे, और वहां पे कोई जब विदेशी आएगा तो उसे कैसे कैसे अधिकार मिलेंगे, वो यहाँ पे मैं। तो देखो नागरिक फॉर एग्जांपल भारत की हम बात करें,
तो नागरिक जो है वो इस देश का कैसा होगा, स्थायी निवासी होगा, क्योंकि वो वहां पे कई सालों से रहता हुआ आया हो। ठीक है, जितने भी राजनीतिक अधिकार होते हैं वो उसे प्राप्त होते हैं, जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुछ भी बनने का अधिकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी बनने का अधिकार उसे मिलेगा। ठीक है ना। और ये जो नागरिक रहेगा किसी देश का, जैसे भारत का नागरिक है, तो उसे जो कानूनी कर्तव्य है वो पालन करने होंगे। अगर आपको कानूनी कर्तव्य नहीं पता है तो आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगा, आप जाके देखना। ठीक है, कानूनी कर्तव्य जैसे कि संविधान का पालन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें इसमें। और साथ ही वो राज्य यानी कि किसी भी मतलब अपने पूरे देश के किसी भी राज्य में घूम सकता है, निवास कर सकता है, व्यापार वगैरह सारी चीजें कर सकता है। ये है एक कंट्री का नागरिक, फॉर एग्जाम्पल भारत। अब दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे विदेशी की। विदेशी कौन है? तो विदेशी सिंपल सी बात है, कैसा होगा, इसका निवास अस्थायी होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 1 महीना या 1 साल, 1 साल से ज्यादा तो रह ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो वही चीज है कि विदेशी का निवास कैसा होता है, स्थायी होता है। ठीक है, और इन्हें कुछ ही सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जिस तरीके से नागरिक होता है ना एक देश का, उसे बहुत से अधिकार होते हैं, उतने नहीं, थोड़े 1-2 प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। ये अपने मूल देश के प्रति वफादार हो। ठीक है, यानी कि जैसे मान लेते कोई विदेशी आया अमेरिका से और भारत में कोई घटना घटे तो उसे डज नॉट मैटर क्या चल रहा है क्या नहीं, उसे बस घूमने से मतलब। ठीक है ना। तो ये वफादार किसके प्रति होते हैं, वो अपने मूल देश, जैसे अमेरिका से आया, चाइना से, तो वो अपने कंट्री के लिए। ठीक है ना। इन्हें एक निश्चित समय सीमा तक और एक निश्चित जगह पे निवास करना हो। ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे तो एक नागरिक और एक विदेशी में क्या डिफरेंस होगा, समझ गए ना आप सभी अच्छे तरीके से। वेल, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं कि व्हाट कैन बी डिफरेंस बिटवीन अ सिटीजन एंड ए फॉरेनर फॉर अ कंट्री। तो सिटीजन का क्या मतलब है, क्या उसके राइट्स होते हैं, फॉरेनर्स क्या होते हैं उसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, बारी आती है अगले क्वेश्चन की। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, काफी शॉर्ट सा क्वेश्चन है। और ये जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना बच्चों 4 मार्क्स में, प्रश्न हमारा ये है कि नागरिकता के प्रकार लिखिए। ठीक है ना। तो टोटल लिखिए, वैसे किताब में 4 बताए गए, लेकिन मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बताऊंगा, टोटल 5। ठीक है, तो 4 मार्क्स का आएगा, लिख देना नागरिकता के प्रकार। और याद रखो, जब भी 4 मार्क्स का प्रश्न आएगा ना, तो याद रखें आपको 2 से 3 लाइन की एक अच्छी सी और एक प्यारी सी भूमिका जरूर लिखनी है। इससे टीचर पे इफेक्ट पड़ता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। भूमिका जरूर लिखें। अब उसमें जैसे नागरिकता का प्रकार है, तो आप इसमें नागरिकता का जो परिभाषा है वो लिख देंगे, उसके बाद में लिख देंगे प्रकार निम्नलिखित है। ठीक है, कौन कौन से। सबसे पहला प्रकार आ जाता है बच्चों, जन्मजात नागरिकता। है ना। देखो बेसिकली जन्मजात मतलब इसमें किसी व्यक्ति को राज्य में जन्म के आधार पे नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं इंडिया, कोई जैसे अमेरिका का बंदा है, ठीक है, वो घूमने के लिए आता है विदेशी भारत में, और भारत में आके वो उसका बेसिकली बेबी का जन्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है, जन्मजात होती है। ठीक है ना। ये चीज आती है, मतलब जहां जन्मा वहां की नागरिकता मिल गई। दूसरा ये होता है राज्य प्रदत्त नागरिकता। इसका मतलब क्या है, देखिए, राज्य प्रदत्त यानी कि इसमें किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा किसी विशेष परिस्थितियों के कारण नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है ना। यानी कि राज्य के द्वारा जब किसी विशेष व्यक्ति को किसी आवश्यक परिस्थिति में जब नागरिकता दी जाए, उसको बोलते हैं राज्य प्रदत्त। ठीक। तीसरी आती है इकहरी नागरिकता। इसमें क्या होता है कि यह कोई देश अपने नागरिक को प्रदान करता है जिसमें किसी भी राज्य का वासी हो परंतु वह नागरिक है। यानी कि जैसे मान लेते हैं भारत की हम बात करते हैं, तो भारत में कैसी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। कैसे, क्योंकि भारत में आप किसी मान लेते हैं टोटल 28 स्टेट्स है, ठीक है, और टोटल 8 जो है वो अकॉर्डिंग टू 2023, ठीक है ना, टोटल 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप कहलाओगे भारतीय ही। इसको बोलते हैं एक हरी नागरिकता। वहीं इसमें दूसरा ऐड हो जाता है दोहरी नागरिकता। इसमें क्या होता है, इसमें उस व्यक्ति को देश की भी नागरिकता मिली होती है और प्रांत की भी। जैसे मान लेते कोई अमेरिका का व्यक्ति है, ठीक है, या फिर कोई फ्रांस का व्यक्ति है, तो उसे नागरिकता ये भी प्राप्त है कि वो ग्लोबली जो है वो किसका नागरिक है, वो फ्रांस का नागरिक है। लेकिन फ्रांस के अंदर जाके आप जब पूछोगे तो फ्रांस के अंदर कोई भी एरिया जो है उसका नागरिक होगा, अमेरिका में कोई भी एरिया उसका नागरिक होगा। ठीक है ना। यानी कि 2 नागरिकता उसको मिली होती है। अब इसमें एक और आप डाल सकते हो कि जो वैश्विक नागरिकता है, ठीक है ना, वैश्विक नागरिकता क्या होती है, ये वाला पार्ट भी आप लिख दोगे। ठीक है ना। ओके, वैश्विक नागरिकता के बारे में वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं आपको 6 मार्क्स का अच्छा प्रश्न, आ गया समझ में।
जन्मजात, राज्य प्रदत्त, इकहरी, दोहरी और वैश्विक नागरिक। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि राइट द टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। तो सबसे पहला है बर्थ राइट सिटीजनशिप, गिवन सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप एंड डुअल सिटीजनशिप एंड देन वर्ल्ड सिटीजनशिप। ओके, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने देखिए चैप्टर में अराउंड जो है हमारा पार्ट अराउंड हम कह सकते हैं 30% कंप्लीट कर दिया, ठीक है, इन 10 मिनट के। आई होप कि अभी तक का पार्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अभी तक की अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं। ये बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये जो प्रश्न है बच्चों, आप ना ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो प्रश्न है वो आपसे ज्यादातर 6 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये आपसे 6 मार्क्स में एक को क्वेश्चन पूछ लेगा और 4 मार्क्स में 2 भी पूछ सकता है और 6 मार्क्स में भी 2 पूछ सकता है। आइए मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से कैसे पूछे। प्रश्न क्या है हमारा कि भारत एक देश के रूप में या फिर कोई भी अन्य देश होता है तो इसमें नागरिकता प्राप्ति के तरीके आपको समझाने, ठीक है। और भारत हो या फिर अन्य कंट्री हो तो उसमें नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है, क्या विधि है उसकी, वो आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि नागरिकता जो प्राप्ति के तरीके हैं ना, वही आप इसकी समाप्ति में भी लिख दोगे। बस समाप्ति में ना 2 से 3 अलग पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको समझा, देखिए भारत हो या फिर अन्य देश हो, नागरिकता सभी को चाहिए होती नागरिकता। तो ऐसे में प्राप्त करने के बहुत से तरीके होते हैं जिसमें आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं। सबसे पहला होता है जन्म द्वारा, जैसा कि अभी हमने देखा जन्मजात नागरिक, बेसिकली जन्म द्वारा। यदि कोई व्यक्ति तथा उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उससे जन्म से ही भारतीय नागरिकता मिल जाती है। ऐसे मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो भारत के किसी राज्य में रहता है, चाहे यूपी या बिहार वटेवर उसमें रहता है। तो जब उनका बच्चा जन्म लेगा तो उस बच्चे को ऑटोमेटिक इस वजह से भारत की नागरिकता मिल जाएगी कि उसके जन्म के समय माता पिता भारत के नागरिक, ठीक है ना। और ज्यादातर भारतीय जो है उसी श्रेणी में है, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों पंजीकरण। बेसिकली कई बार ये होता है कि किसी जो व्यक्ति होता है उसको, जैसे अमेरिका है, चाइना, रशिया, किसी को उस देश में नहीं रहना, वो चाहता है कि भारत अच्छा देश, हम यहाँ पे रहेंगे, तो वो क्या कर सकता है कि आवेदन कर सकता है, ठीक है ना। तो आवेदन किए जाने पर केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को एक गैर कानूनी अप्रवासी, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वो गैर कानूनी अप्रवासी नहीं होगा तभी उसको नागरिकता प्रदान कर सकता है और उसको भारतीय नागरिक स्वीकार कर सकता है, ठीक है। तीसरी आती है बच्चों संपत्ति खरीद के। कई जगह ऐसा भी होता है कि भाई देखो ये जो वो भारत के संबंध में नहीं है, ये ग्लोबली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो 2 पार्ट हैं ये भारत के संबंध, ओके। ग्लोबली अगर हम देखें कई जगह पे ऐसा होता है कि आपने कोई बड़ी संपत्ति खरीद ली तो आपको वहां पे नागरिकता मिल जाती है। जैसे ब्राजील हो गया, ठीक है, पेरू हो गया, मेक्सिको होगा, यहाँ पे ये नियम प्रचलित है। आप जाओ वहां पे कोई बड़ी जमीन खरीद लो, आपको नागरिकता मिल जाती है, ठीक है ना। क्योंकि उस कंट्री को लगता है कि भाई ये तो हमारे देश को विकसित करेगा, वहां पे जनसंख्या भी कम होती है, ठीक है ना। तो ये चीज है जन्म, पंजीकरण, संपत्ति, ठीक है। उसके बाद में अगला आ जाता है यहाँ पे सरकारी नौकरी, ठीक है। सरकारी नौकरी, क्योंकि देखो कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां जो विकसित तो होना चाहती हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी जनसंख्या कम है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो इसलिए वो क्या करती हैं कि सरकारी नौकरी निकालती है और ये कहती है कि कोई भी कंट्री का बंदा यहाँ पे आए, सरकारी नौकरी करे, हम उसको नागरिकता दे देंगे। कई देशों में ये नियम है कि यदि कोई देश वहां कोई विदेशी जो है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडिया है और ये है अमेरिका, तो इंडिया से कोई व्यक्ति अमेरिका गया, ठीक है, तो अमेरिका के लिए तो वो तो विदेशी हो गया। अब अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल होगा या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतना है एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है अमेरिका में कि कोई भी व्यक्ति यदि विदेशी आता है, सरकारी नौकरी करता है, तो उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे कि यदि कोई भारतीय नागरिक जो है वो इंग्लैंड अगर जाता है, ठीक है, इंग्लैंड में जाके सरकारी नौकरी कर लेता है, तो उसे ऑटोमेटिक इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना कि सरकारी नौकरी के द्वारा कैसे नागरिकता मिलती है, ओके। पांचवा ये है कि भाई भूमि विस्तार द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि कई कंट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, अपने आप में और भी कंट्री के क्षेत्र को मिलाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्या चाहता है कि भारत अधिकृत जो कश्मीर है वो उसे पाकिस्तान में मिला ले। तो ये क्या दर्शाता है कि भूमि विस्तार के द्वारा किसी क्षेत्र को अपने में शामिल करना और उसके बाद में उसको अपनी नागरिकता दे देना, इसको जैसे
गोवा हो गया, दमनदीप, पांडुचेरी, सिक्किम हो गया, ये सभी पहले भारत के राज्य नहीं थे। जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तब ये भारत के राज्य नहीं थे, ठीक है ना। धीरे धीरे ये बने थे, तो ये कैसे बने थे? भूमि विस्तार के द्वारा ही। अब जैसे गोवा को दमनदीप, पांडुचेरी और सिक्किम, इन सभी को जब हमने भारत में मिलाया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये इनको हम गोवा की नागरिकता अलग देंगे, भारत के अलग देंगे, नहीं। तो एक नागरिकता भारत की नागरिकता, ठीक। के बाद में कई जगह पे ऐसा भी होता है कि आप उस कंट्री की जो नेशनल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल अमेरिका की इंग्लिश है, या फिर बहुत सी अनदर जो कंट्रीज है उनकी जो नेशनल लैंग्वेज होती है, अगर आप उसमें विद्वान हैं तो आपको नागरिकता मिल जाती है। और भी बहुत से तरीके मैंने आपको टोटल, ओके भाई, समझ में आ गया ना। जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, संपत्ति खरीदने के द्वारा, और सरकारी नौकरी, भूमि विस्तार और विद्वान होने। अब जो कारण, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, जो कारण अभी हमने देखे इसके प्राप्ति के, वही कारण बनेंगे बच्चों इसकी समाप्ति के। आइए मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, शुरुआत करेंगे हम इस तरीके से नागरिकता की समाप्ति। सबसे पहले देखो, कई कंट्रीज में क्या होता है कि लंबे समय तक अनुपस्थिति होने पर, देखो कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जिन्होंने ये कह दिया कि तुम नागरिक तो हमारे देश देश के हो, लेकिन रहते हो बाहर जाके, ना ना ऐसा नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि जो कंट्री है फ्रांस, ठीक है ना, तो फ्रांस का यदि कोई बंदा 10 वर्ष के लिए फ्रांस से बाहर रहता है, ठीक है, बेशक से कांटेक्ट में हो लेकिन बाहर है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, ठीक है ना। ये एक कंट्री का नियम है फ्रांस का, ठीक है। अब दूसरा जो है वो आ जाता है विवाह। अब ये जो विवाह वाला बच्चों है ना, ये आप नागरिकता प्राप्ति में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, प्राप्ति में भी लिख देंगे। और नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? कई बार जो महिलाएं होती हैं वो विदेशी नागरिकों से विवाह कर लेती हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब विवाह का नियम क्या होता है कि जिससे विवाह करोगे उसकी नागरिकता आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, आपको उसी की कंट्री में जाके रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई इंडिया का बंदा है, उसने मतलब कोई इंडिया की महिला है, उसने किसी फॉरेनर से शादी कर ली, ठीक है ना, तो उसको फॉरेनर की नागरिकता मिल जाएगी और इंडिया की नागरिकता समाप्त होगी, ठीक है ना। और इसी यही बात प्राप्ति में भी आ जाएगी। ओके, तीसरा है विदेश में सरकारी नौकरी करके कैसे खोएगी भाई, कैसे समाप्त होगी? क्योंकि यदि विदेश में आपको सरकारी नौकरी करनी है तो इसके लिए आपको आपकी जो नेटिव कंट्री है, जैसे भारत का नागरिक है, अमेरिका में नौकरी करनी है, तो उसे भारत की सरकार से आज्ञा लेनी पड़ेगी, ठीक है, कि वो नौकरी करने जा रहा है। अगर नहीं करता है, आज्ञा नहीं लेता, चला जाता है, तो उसे नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, ठीक। चौथा आता है स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना। किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो नागरिकता अपनी त्याग सकता है, ठीक है। और पांचवा है दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाने पर। देखो, जब व्यक्ति को दो राज्यों की नागरिकता प्राप्त हो जाती है तब उसे एक राज्य की नागरिकता छोड़नी होती है, क्योंकि अभी देखो कई कंट्रीज ऐसे जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका, इनमें दोहरी नागरिकता चलती है, लेकिन कुछ कंट्री जैसे इंडिया की है, वो दोहरी नागरिकता उसे मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि इंडिया के संविधान में ये कहा हुआ है कि भारत में केवल नागरिकता का एक ही प्रकार है, एक हरियाणा की एक ही नागरिक, उसके पास एक ही कंट्री की नागरिकता होगी, दो कंट्री की नहीं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई। के बाद में यदि आप देश के खिलाफ बोलते हैं, देशद्रोह करते हैं, ठीक है, देश की सुरक्षा शांति को विरुद्ध बात करते हैं, ठीक है, सिख देश को दुनिया के सामने रखते हैं, दुश्मन देशों को सौंपते हैं, आतंकवादी संगठनों को सौंप देते हैं, तो ऐसे में आप पर देशद्रोह का हवाला करते हुए आपकी नागरिकता खत्म कर दी, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट इसमें आ जाते हैं, जैसे कि गोद लेना, यानी कि यदि कोई बच्चा कोई बच्चा जो है वो उसे कोई विदेशी गोद ले लेता है, तो बच्चे को अपने नए माता पिता की नागरिकता मिल जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई इंडिया का बच्चा है, ठीक है ना, वो अनाथ है, और अमेरिका का जो बच्चा है उसने इस इंडिया के बच्चे को क्या किया, गोद ले लिया, तो जो इंडिया का बच्चा अनाथ था उसे अमेरिका की नागरिकता मिल गई। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, ठीक। के बाद में है विदेशी सरकार के सम्मान प्राप्त करना। ये बहुत बड़ा है भाई, क्योंकि आप अपनी कंट्री के जो गवर्नमेंट है, जो राष्ट्रपति है, उससे बिना अनुमति लिए हुए आप चले गए हैं सम्मान स्वीकार करने, तो ये गलत है। अभी के टाइम पे हम मान लेते हैं जैसे बहुत से क्रिकेट कॉम्पिटिशन होते हैं, जो भी गेम्स खेले जाते हैं, उसमें सरकार स्वीकार करती है पहले कि वो जाएगा वहां पे सम्मान लेने के लिए जब कोई जीत जाता है। अगर ऐसा नहीं करता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से बेसिकली अप्रूवल नहीं मांगती है, तो उस पूरी की पूरी टीम की, कोच की नागरिकता समाप्त कर दी जाए। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के बहुत से तरीके हैं, जन्म के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, संपत्ति खरीदने के द्वारा। ओके, के बाद में सरकारी नौकरी के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा, विद्वान होने पर, और साथ ही एक और आ जाता है विवाह के द्वारा, ठीक। के बाद में
फिर यहाँ पे कैसे खोई जाती है, समाप्त कैसे की जाती है, लंबे समय तक उपस्थिति। फ्रांस का एग्जाम्पल लिखेंगे, विवाह, विदेश में सरकारी नौकरी, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग करना, दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाने पर देशद्रोह, ठीक, के बाद में गोद लेना और विदेशी सरकार के सम्मान प्राप्त करा। ओके, समझ में आ गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे कि मेंशन द मेथड ऑफ सिटीजनशिप कॉपी इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज एंड मेंशन द मेथड ऑफ टर्मिनेशन। ओके, वेल पहले हम बात करेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं। तो बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाइंग प्रॉपर्टी, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाइंग प्रॉपर्टी, एंड अनदर 3 पॉइंट्स आर बाय गवर्नमेंट जॉब, बाय लैंड एक्सपेंशन, एंड बीइंग अ स्कॉलर, and the marriage. Okay, these are the method to get the citizenship of any country. Okay, if they have these methods. Okay, now the second part is there the termination of citizenship. So first part is that proclaimed absence, ठीक है ना, an example of France. Okay, second है marriage, third है government job abroad, ठीक है, फोर्थ है वॉल्यूंटरी रिन्यूकेशन ऑफ सिटीजनशिप, है ना, रिन्यूकेशन ऑफ सिटीजनशिप। फिफ्थ है ऑन गेटिंग डुअल सिटीजनशिप। फोर्थ है टेरिसन यानी कि टेररिज्म वगैरह, एंड देन सेवंथ है अडॉप्शन, एंड एट है रिसीविंग ऑनर फ्रॉम द रिसीविंग द ऑनर फ्रॉम आवर फॉरेन गवर्नमेंट। ओके, नाउ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा जो भारतीय नागरिक है, ठीक है ना, हमारा प्यारा भारत, एक अच्छे भारतीय नागरिक की क्या गुण हो सकते हैं? भाई एक तो ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा, जैसे कि देश के प्रति वफादार हो, यानी कि देश के प्रति अच्छा रवैया रखता हो, ठीक है, समय पे टैक्स देता हो, ठीक है, और मतलब कि वो जब कमाता है टैक्स का जो एक टोटली पार्ट होता है, जब टैक्स दिया जाता है तो टैक्स दे, ठीक है, हिंसक गतिविधि में कभी भाग ना ले, अपने मताधिकार का उपयोग करे, संविधान का आदर करे, उसका पालन करे, संविधान में जो नियम बताए गए उसका अनुशासन करे, ठीक है ना, साथ ही देश के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे, जागरूक बना रहे, जो सारी संपत्ति, रेलवे, हवाई जहाज, इन सभी की क्या करे, सुरक्षा करे, साथ ही एक अच्छा चरित्र बनाए रखे, तो इसको बोलते हैं नैतिक गुण, ठीक है ना। देखो ये जहां तक क्वेश्चन है ना, आपसे 2 मार्क्स से पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने इतने सारे पॉइंट आपको बता दिए, तो आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा, है ना। देश के प्रति वफादार होना, समय पे टैक्स देना, मताधिकार का उपयोग करना, हिंसक गतिविधि में भाग ना लेना, ठीक है, संविधान का आदर करना, ठीक है, अनुशासन में रहना, आत्म नियंत्रण करना, देश के विकास में हमेशा तत्पर रहना, जागरूक रहना, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, ये सारी चीजें हैं। ओके, एंड द दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश लाइक दिस वन कि write the qualities of a good Indian citizen, like loyal to country, do not participate in violent activities, pay tax on time, exercising franchises, respect for the constitution, discipline and self-control, ready and aware in the development of the country, high public property, protect public property and high moral character। तो ये सारी बातें आप समझ, ओके। नाउ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व नागरिकता से आप क्या समझते हैं तथा इसके क्या लाभ? ठीक है, देखिए क्या समझते हैं यही आपसे 2 मार्क्स में आएगा और लाभ भी आपसे 2 मार्क्स में, और टोटल मिला के 4 मार्क्स में, ठीक है भाई। आइए ध्यान से समझेंगे विश्व नागरिकता का मीनिंग क्या हो। नॉर्मली अगर हम देखें विश्व नागरिकता, तो जैसे आप नॉर्मल देखते हैं कि टोटल 195 प्लस कंट्रीज, ठीक है ना, तो हर एक कंट्री जिसमें हमने एग्जांपल लिया भारत, तो भारत का एक बंदा है, उसे नागरिकता मिली है, तो हम क्या कहते हैं उसको, उसको बोलते हैं एक हरी नागरिकता। हरी मतलब उससे एक ही कंट्री की नागरिकता मिली, तो भारत का है, ठीक है। अब ये जो विश्व नागरिकता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य हो, कि ये जो 195 प्लस, वैसे 90 प्लस है, मैंने 195 प्लस की बात करी, ठीक है ना, तो जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्री ने ये मान्यता दी हो कि फला फला व्यक्ति किसी भी कंट्री में आ जा सकता है, उसको ये अधिकार है, तो इसको बोलते हैं वैश्विक नागरिक, ठीक है। थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाता हूं, देखो जैसा कि आप सभी को पता है आज जिस हम मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना, जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसमें संचार के साधन, टेलीविजन, इंटरनेट, इसने लोगों को समझने में, लोगों को जानने में, जानकारी को इधर से उधर भेजने में, ठीक है, और लाइक जैसे हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं, जैसे एशिया हो गया, तो एशिया की सुनामी, बाढ़, आपदा से पीड़ितों की सहायता के लिए
विश्व के सभी भागों में एक अच्छा सा एक भाव उमड़ा रहा था, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये समझ सकते हैं कि ये जो नागरिकता है वो विश्व नागरिकता कहलाती है, यही विश्व व्यवस्था का आधार है। सिंपल सी बात है भाई कि विश्व नागरिकता का मतलब ये है जिसमें हर एक व्यक्ति पूरे विश्व के किसी भी भाग में आ जा सके, ठीक है। और जिसमें विश्व नागरिकता में ये मेन बात कही जाती है कि जब भी किसी कंट्री को, इस वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को किसी भी मामले में जरूरत पड़े तो जितनी बाकी कंट्रीज हैं वो इसे सहायता करें। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अभी के टाइम पे फूड क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है, अगर यहाँ पे विश्व नागरिकता को हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें, ठीक है ना, पाकिस्तान को नहीं, मतलब विश्व नागरिकता को थोड़ा मान्यता अगर हम देते हैं तो ये हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है इस देश के लिए जितने भी अनदर कंट्री हैं वो कदम उठाएंगी ताकि इसको लाभ मिले। इसी को बोलते हैं वैश्विक नागरिकता। अब जैसे मान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ है एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि IMF, WHO, WTO, ILO, यूनिसेफ और जो जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सभी जो इसको और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। आखिर क्या लाभ है इसका जब हम विश्व नागरिकता की बात करते हैं? तो भाई लाभ भी इसके बहुत हैं, जैसे कि विश्व नागरिकता के लाभ में सबसे पहले ये आता है, इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा जिसमें देशों की सरकार और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक समुद्री एरिया, आप ना ध्यान से समझ लेना, मैं ना एक चीज को हटा देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से समझ लेना। जैसे मान लेते हैं ये एक समुद्री एरिया है, ठीक है, ये क्या है, समुद्री एरिया है। इस समुद्र के आसपास में एक कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है। इस समुद्र के आसपास में एक कंट्री है भारत, ओके। इस समुद्र के आसपास में एक कंट्री है अमेरिका। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अभी समझाने के लिए, ये अमेरिका। इस समुद्र के आसपास में एक कंट्री है रूस, और यहाँ पे एक और मान लेते हैं जापान, जो कि इन समुद्र के आसपास में। अब समुद्र स्थल का ये जो जल है वो एक तो सबसे पहले बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया, ठीक है। ऊपर से इसका जल स्तर जो वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे हर एक कंट्री का जो एरिया है वो इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में ये जो विश्व नागरिकता है ना बच्चों, ये विश्व नागरिकता ही इन कंट्री को इसके लिए प्रोत्साहित करती है कि मिलकर एक साथ कदम उठाएं ताकि ये जो समस्या है इसको खत्म किया जा सके। इस समय जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, जो भी वार्तालाप चल रहे हो, जो भी विवाद हो, उन सभी को भूलकर मात्र इस नाते कि हमारे देश को इससे खतरा होगा, इसके लिए कदम उठाना है, इसी को बोलते हैं विश्व। चलिए अब आप सभी को समझ में आ गया विश्व नागरिकता क्या है और इसके लाभ। चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वर्ल्ड सिटीजनशिप एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट। तो वर्ल्ड सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है, एक सिंपल सा नॉर्मली एक लैंग्वेज में समझेंगे, और उसके बाद में जो वर्ल्ड सिटीजनशिप है, ठीक है ना, इसके बेनिफिट्स क्या है वो आप सभी यहाँ से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, आगे समझ में आप सभी को अच्छे तरीके से, आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न है, ये एक छोटा सा प्रश्न हम ये कह सकते हैं, प्रश्न ये है कि एक किसी देश के लिए, ठीक है ना, शरणार्थी क्या होता है और प्रवासी क्या होता है, इसमें आपको अंतर, ठीक है, प्रवासी और शरणार्थी में क्या डिफरेंस होता है। पहले मैं आपको एक लैंग्वेज समझाता हूँ जो आपको आंसर में लिखने, फिर उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा। जैसे शरणार्थी, शरणार्थी वो बंदा बनता है, वो लोग बनते हैं जो युद्ध की वजह से, जो अकाल की वजह से, जो उत्पीड़न की वजह से, जो आपदा या फिर अन्य कारणों की वजह से जो लोग विस्थापित हो जाते हैं और कोई देश उन्हें नागरिक रूप में स्वीकार नहीं करता है तथा वे किसी दूसरे देश में शिविरों में अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनको शरणार्थी, ठीक है। फिर आते हैं प्रवासी। ये प्रवासी जो होते हैं ये रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, जो उनकी मर्जी बस किया जाता है, तब ये प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक तरफ है पाकिस्तान, ठीक है ना। देखिए पाकिस्तान में भारत की एग्जांपल लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है भारत, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने, तुम्हारा पहला पार्ट है शरणार्थी के रूप में, ठीक है बच्चों। किसका मैं बात करूं पहले, शरणार्थी का। तो जैसे मान लेते हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जैसे कि 48 का हुआ था, ठीक, 65 का हुआ था,
71 का भी हुआ था, 99 का भी हुआ। ये 4 युद्ध हुए थे भारत पाकिस्तान के बीच में। तो ये जो युद्ध हुए, तो ऐसे में बहुत सारे जो हिंदू लोग थे, है ना, या मुस्लिम लोग थे, वो पाकिस्तान से कैसे भारत चले आए, ठीक है। किस वजह से? एक तो युद्ध की वजह से, ठीक। दूसरा, हो सकता है उनकी अपनी मर्जी की वजह से, हो सकता है कि कई बार अकाल पड़ गया हो सकता है कि पाकिस्तान ने कहा हो कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो अब पाकिस्तान के नागरिक नहीं रहेंगे, उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा इन्हें बेसिकली प्रोत्साहित किया गया देश छोड़ने के लिए, ठीक है। तो इनको बोलते हैं शरणार्थी, जिन्हें कोई और कंट्री पूरी तरीके से नागरिक रूप में स्वीकार भी नहीं करती, इसको बोलते हैं शरणार्थी, ठीक। वहीं जब हम बात करते हैं प्रवासी की, ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रवासी की, तो ये किसी कंट्री के अंदर ही होता है। जैसे मान लेते हैं भारत। अब भारत में मैंने एक कंट्री, दो कंट्री का एग्जांपल ले लेता हूं। एक मैंने एग्जांपल ले लिया बिहार का, ठीक। एक ले लिया यूपी का, और एक और तीन ले लेता हूं, चलो एक दिल्ली का ले लिया, ठीक है। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि बिहार के लोग रोजगार की तलाश में, यूपी के लिए रोजगार अच्छी सुविधाओं की तलाश में दिल्ली चले आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रवासी। जो किसकी वजह से? रोजगार की तलाश में और अपनी मनमर्जी से किया जाता है, उसको प्रवासी। क्या समझ गए ना? शरणार्थी जो युद्ध, अकाल, उत्पीड़न या फिर आपदाओं के कारण विस्थापित हो जाते हैं, जिन्हें कोई अन्य देश नागरिक रूप में स्वीकार नहीं करता, उनको बोलते हैं शरणार्थी, ठीक है। प्रवासी रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वो ये मर्जीवश किया जाता है, उनकी मर्जी अपनी होती है। क्या भाई? अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्यूजी एंड मिग्रेंट। तो मिग्रेंट एंड रिफ्यूजी के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले रिफ्यूजीज जो होते हैं इनके बीच ये क्या होते हैं आप ये समझ लीजिए, ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट मिग्रेंट। तो मिग्रेंट क्या होते हैं ये आप यहाँ से समझ सकते हैं सारी की सारी बात। ओके बच्चों, आ गया समझ? चलिए एक आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रवासी होता कौन है और प्रतिवाद के तरीकों का वर्णन। ठीक है, वैसे अभी दो क्वेश्चन और हैं, एक प्रवासी कौन होता है और प्रतिवाद के तरीके। तो प्रवासी जैसा कि अभी हमने देख लिया कि जब रोजगार की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, ये उनकी मर्जी बस किया जाता है, ठीक है ना, इसको प्रवासी। उसके बाद में प्रतिवाद के तरीके क्या होते हैं, यानी कि ये जो प्रवास है वो किया जाता है, ठीक है। जब प्रवास किया जाता है उसके जो कारण होते हैं, इसके लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं ताकि लोग प्रवास करें ही नहीं। सबसे पहला ये होता है कि नागरिक समूह बना सकते हैं, ठीक है, प्रदर्शन कर सकते हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, राजनीतिक दलों से अपील कर सकते हैं, अदालत में जाके जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब समझे? मतलब ये है, आप एक चीज देखो, जब आप ये पाते हो कि चाहे बिहार हो चाहे यूपी का बंदा हो, ठीक है ना, ये नागरिक ज्यादातर दिल्ली या फिर जो शहरी वहां पे जाते हैं, तो आखिर ये आखिर ये ज्यादा किस लिए? आर्थिक लाभ के लिए, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, रोजगार के खिलाफ। तो ये जो रोजगार है ये क्या है? ये एक मेन कारण है प्रवास का। तो इससे निपटने के लिए, ताकि लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाएं ही नहीं, क्या तरीके अपनाते हैं वो? सबसे पहले समूह बना के प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ कि रोजगार दो, प्रदर्शन करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सरकार की जो भी भ्रष्टाचारी नीतियां होती हैं उनको जनता के सामने लाते हैं, राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि हमें रोजगार दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज में आती है, ठीक है। अब जो प्रवासी होते हैं ये समान अधिकार की बात करते हैं। जैसे शहरों में आपने देखा होगा अधिकतर लोग तो वैसे तो ज्यादातर अमीर ही रहते हैं, लेकिन कुछ अमीर जो होते हैं ना उनके आसपास में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में झोपड़पट्टियां होती हैं, ठीक है, और ये अवैध कब्जे वाली भूमि होती है। तो हालांकि झोपड़पट्टियां अवैध कब्जा है, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पे रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास घर बनाने तक का पैसा नहीं है, ठीक है। इसके बिना, झोपड़पट्टी के बिना, हालांकि जो कि उनकी नहीं है, वो जमीन उनकी नहीं है, ये उन वहां पे गुजारा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सफाई कर्मी हो गए, फेरी वाले हो गए, घरेलू नौकर या नल ठीक करने वाले, प्लम्बर टाइप में छोटे मोटे जो होते हैं, ठीक है, नाली से कचरा वगैरह निकालने वाले। तो ये जो है ये बेसिकली क्या, इनके पास अपनी जमीन होती होगी? नहीं होती, किराए पे भी नहीं रह पाते होंगे, ज्यादा इनके पास पैसा होगा नहीं। तो ऐसे में इनको वहां से नहीं निकाला जाना चाहिए। अगर निकालते हो तो सरकार को इसका सामना करना तो पड़ेगा ही। ओके, उसके बाद में अगला आ जाता है तीसरा पॉइंट कि सरकार जो है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो या फिर स्वयंसेवी संगठन जो होते हैं, ये जो लोग हैं इन लोगों के प्रति जागरूक होने चाहिए, ठीक है ना। सरकार जो है, अन्य जो लोग होते हैं, संगठन होते हैं, उन्हें जागरूक होना चाहिए नागरिकों के प्रति कि हमें क्या करना चाहिए कि इससे और ये मजबूत बन सके,
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिसमें लाखों फुटपाती दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन फिर भी इसका गलत इस्तेमाल। ठीक है। एक और वर्ग है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है आदिवासी और वनवासी समूह, जो कि जंगलों में रहते हुए आए हैं, तो उन्हें जंगलों से निकाला नहीं जाना चाहिए, उन्हें वहीं पे रहने दिया जाना चाहिए, तभी वो अपना विकास कर पाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ ये है कि जब भी गवर्नमेंट यानी सरकार कोई नीतियां बनाए तो भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न जरूरतों का दावा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। जो जैसा है उसके साथ में उस जरूरत का ध्यान। ठीक है भाई। तो प्रवासी क्या होता है और प्रवास कोई क्यों करता है, वो कारण क्या है और कैसे किया जाता है, कैसे रोका जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है बच्चों। अब जो बच्चे बेसिकली इंग्लिश मीडियम के हैं, यहां से देख सकते हैं हु इज मिग्रेंट, मिग्रेंट कौन है, एंड डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ देयर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का क्या मेथड है वो समझाओ। ठीक है ना। तो मिग्रेंट का मेनली जो मीनिंग है वो क्या है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। के बाद में यहाँ पे बात आती है प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट के संबंध में ये बातें यहाँ पे शामिल हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये है पूरी की पूरी कहानी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। ओके बच्चों, आ गई आपको सारी बातें समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी प्रश्न। एक राष्ट्र के रूप में भारतीय राष्ट्र और नागरिक के महत्व को समझ, यानी कि देखो भारत जो है वो हम सभी को पता है एक स्वतंत्र प्यारा सा भारत है, एक राष्ट्र। तो भारत जो है एक राष्ट्र होने के नाते, एक देश होने के नाते, और देश में नागरिकों के बीच में क्या महत्व है इसका वो समझाना है। आइए समझेंगे। देखो कोई भी नागरिक जो है, अगर हम किसी राष्ट्र की बात करते हैं, उसके राष्ट्र की पहचान की बात करते हैं, तो वो कैसे दिखा सकता है, अपने देश के राष्ट्रगान को गा के, अपने झंडे का सम्मान करके, राष्ट्रभाषा या फिर कुछ जो खास उत्सव होते हैं उनके आयोजन जैसे प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट कर सकता है कि वो इस कंट्री का नागरिक है। जैसे मान लेते हैं कोई अमेरिका में बंदा गया है इंडिया का, तो वो कैसे पता चलेगा इंडिया का नागरिक है, सबसे पहले वो हिंदी बोलता हो। ठीक है। इंडिया का जो कल्चर है जैसे नमस्ते करना ये करता हो। ओके। एंड इंडिया का जो फ्लैग है उसके सामने जैसे होता है ना कि सल्यूट करना, वो सारी चीजें, तो उससे पता चल जाता है कि ये इंडिया का नागरिक है। तो यही चीज है कि एक राष्ट्र और एक नागरिक का ये एक महत्व है। ओके। उसके बाद में हम यहाँ पे ये समझते हैं लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होता है। मतलब देखिए अब कई बच्चे कहेंगे सर जी यथासंभव, अरे सर जी क्या खतरनाक वर्ड यूज कर लिया। देखो मतलब ये है कि ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वो समावेशी, समावेशी का मतलब ये होता है जिसमें नागरिकों के साथ में अन्य जो भी पार्ट है उनको क्या किया जाए, पहचानने की इजाजत देता है, उनके अंदर समाये हुए। जैसे मान लेते हैं एक फ्रांस, ठीक है, जैसे कि फ्रांस जो यूरोपीय मूल के लोगों को नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्र से आए नागरिकों को भी अपने अपने आप में शामिल करता है और राज्य की नागरिकता दे देता है। मतलब समझे। देखिए ये एक राष्ट्र जो है ना और एक भारतीय के रूप में अगर हम देखते हैं तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं भारत की, तो भारत में आप सभी को पता है ज्यादातर पाकिस्तान के नागरिक यहाँ पे रहने के लिए आए। ठीक है। ज्यादातर जो बांग्लादेश के जो लोग थे वो यहाँ पे रहने के लिए आए। ठीक है। तो भारत का जो लोकतंत्र है इसमें इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो पाकिस्तान के लोगों, बांग्लादेश के लोगों को अपने में शामिल भी किया और उन्हें नागरिकता भी प्रदान की। तो ये पता चलता है कि भारत सहित अन्य देश जैसे फ्रांस वगैरह इसमें यदि लोकतंत्र है, नागरिकों को नागरिकता दी जाती है, तो ये बात यहाँ पे। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राज्यकृत नागरिक। ठीक है। दूसरा पार्ट, राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों की अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश की पृथक हो सकती है। मतलब जैसे कई बार होता है कि कोई एक इंडियन है, ठीक है, उसको अमेरिका की जो एक सिटीजनशिप है वो प्राप्त करनी है, तो वो क्या कर सकता है, वहां पे आवेदन दे सकता है। लेकिन आवेदन वो देगा उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, शर्तें होती हैं। ठीक है। जैसे कि इजराइल हो गया फिर जर्मनी हो गया, तो इसमें धर्म और जातीय मूल को प्राथमिकता दी जाती है। अगर इजराइल जो है ना, अगर वहां पे कोई यहूदी है, किसी भी कंट्री का यहूदी यदि इजराइल चला जाता है तो इजराइल ऑटोमेटिक उसे अपनी कंट्री की सदस्यता दे देता है। वहीं अगर आप किसी अन्य धर्म के, तो आपको बहुत ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी, बहुत ताबड़तोड़ के बहुत सारे पैसे अपनाने पड़ेंगे, तब आपको उस कंट्री की नागरिकता मिलेगी। पहली बात तो मिलेगी ही नहीं अगर आप यहूदी यहूदी नहीं है, सॉरी। तो
उसके बाद में इसी तरीके से भारतीय संविधान ने, हम सभी को पता है हमारा देश बहुत सारे जाति धर्म भाषा आदि को मानने वाला है, बहुत सारी संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बहुत सी भाषा जाति धर्म यहाँ पे मतलब कि रहते हैं। तो ऐसे में ये सभी का समायोजित करता है। इसने सभी को समाते हुए अपने आप में लोगों को जोड़ के रखा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जितने भी अलग अलग समुदाय हैं, चाहे फिर महिलाएं हो जैसे, और जैसे कि राज्य जो है फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, सुदूर क्षेत्रों तक, हर एक व्यक्ति को एक समान नागरिकता दी है कि तुम एक नागरिक सबसे पहले, भारत के नागरिक सबसे पहले, उसके बाद में फिर कहीं अमीर गरीब धर्म जाति पात ये आता है। ठीक है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के तीसरे खंड तथा संसद के द्वारा तत्पश्चात पारित कानून हुआ है, इनके तीसरे खंड में हुआ है। और नागरिकता के संबंध में आप सभी को पता है 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? भाग नंबर 2 है। ये चीज ओके भाई, आगे समझ में आप सभी को एक राष्ट्र के रूप में भारतीय राष्ट्र और नागरिक के बीच में क्या महत्व है। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ से देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस बिटवीन इंडिया नेशन एंड सिटीजन एज ए नेशन। क्या भाई, आप समझ लेना सारी पार्ट को, मैंने यहाँ पे आपको समझा तो दिया ही है ऑलरेडी। ओके बच्चों, आ गया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ेंगे, अब तो पूरा का पूरा चैप्टर भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 नागरिकता वाला, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगर अभी तक की आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बस आपने करना क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वो करना। क्या सर जी? एक सेकेंड, देखिए आपने सिर्फ करना क्या है, एक सेकेंड, कोई अच्छा सा कंटेंट उठाते हैं पहले। हाँ देखिए, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो आपने सिर्फ करना क्या है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जिससे हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ओके, और साथ ही आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देके जाइए कि आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया। ओके बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।